बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। आज जब भी दुआ करें, जहाँ भी दुआ करें, पूरी दुनिया में इंसानियत जहाँ जहाँ बसती है, जहाँ मुश्किल में है, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और चूँकि आज जुम्मे का दिन है तो हम कोशिश करते हैं कि बाकायदा तौर पर 2 घंटे का जो रन डाउन आपसे हम शेयर करते हैं, मुख्तलिफ खबरें शेयर करते हैं, उसमें ऐसे टॉपिक, ऐसे इशूज़, ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें जो कि जुम्मे की मुनासबत से भी हो। और फिर देखिए आज की ड्रेसिंग भी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जुम्मे की मुनासबत से ही करें। और फिर मैचिंग भी करनी बहुत ज़रूरी होती है, और मैचिंग दिखाने के लिए आपको हम लेके चलते हैं लाहौर स्टूडियो से इस्लामाबाद स्टूडियो हरमीत सिंह के पास। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, जुम्मा मुबारक। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। और आपने तो उस बात की कि कहीं ना कहीं जुम्मे का दिन है और ख़ास दिन है। अगर हम देखा जाए तो इबादतों का दिन है, और पूरी दुनिया ख़ासकर इस वक्त जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है और जितना जुल्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी दुआएं ज़रूरी हैं, क्योंकि इस वक्त वो तकलीफ़ में है, मुश्किल वक्त में है। और ख़ासकर बच्चे जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो चुकी है। इस तरह बच्चे भी ज़ख्मी हैं, माएँ बड़ी जो है वो एक कर्ब में मुब्तला हैं। तो हम सबको उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए। और आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं जो वक्त है बड़ी तेज़ी से गुजरता है, लेकिन अपने वक्त को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गुजारना चाहिए, और वक्त से कुछ ज़्यादा जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा उसको कीमती बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस इसी थॉट के साथ आपने आज के दिन का आगाज़ करना है, खुसूसी इत्तमाम करना है जुम्मे का, क्योंकि अगर जुम्मे की मुनासबत से हम बात करें तो तमाम दिनों का सरदार दिन है, अफजल दिन है। तो अगर आप एहतमाम कर रहे हैं, बच्चों को इस जानिब ज़रूर तरगीब दिलाएं। अगर खुद जा रहे हैं घर में ख़ास एहतमाम करें, और अगर मसाजिद का रुख कर रहे हैं तो बच्चों को साथ लेके जाएं। बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे का ट्रैवल कितना शॉर्ट हो गया है, शॉर्टेस्ट हो गया बल्कि, कि हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, किसी के हाथ नहीं आ रहा। तो जो वक्त अच्छा गुजर जाए, सबके साथ गुजर जाए, वही बेहतरीन है। हम कोशिश करेंगे कि आपका वक्त हमारे साथ बड़ा अच्छा गुजरे, और उस वक्त को अच्छा बनाने के लिए हम जो आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें, जो इश्यूज़ शेयर करते हैं और जो डोजेस शेयर करते हैं, उससे ही आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सो इट्स फ्राइडे, आज के प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं विद डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो सबसे पहले आपको डोजेस देते हैं, कोशिश करेंगे कि ये वो डोज हैं जो कि आपको थोड़ा इनकरेज करें, थोड़ा एंटरटेन करें, और उसके साथ साथ आपके वीकेंड, चूँकि आगे मेरी और हरमीत पाजी की 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी आपको एंटरटेनिंग खबरें दें कि हमारा जो स्ट्रेस है थोड़ा सा वो 2 दिन तक आपके साथ रहे। हमने पहली खबर आपको देनी है चीन से, ऐसी खबर कि आपको एक वेकअप कॉल देंगे सुबह सुबह। अगर एक चलते हो तो चीन को चलिए। हाँ जी, ये बात हुई ना, चलाए जी, आप सबको लेके चलते हैं चीन। लेकिन वहाँ की खबर इस तरह की है कि सुबह सुबह ना, या तो आपको पता है हम बच्चे होते थे तो अच्छे खासे झाड़ के, मतलब एक थप्पड़ रसीद किया हो ना किसी ने, तो ऐसी वेकअप कॉल आती है ना कि वो अम्मा अब्बा से हमने बचपन में खैर बहुत खाए होंगे जब हम स्कूल जाने के लिए उठे नहीं होंगे। लेकिन जनाब अब हम हो गए हैं बड़े, अगर बड़ों ने खाना है थप्पड़, तो मेरे ख्याल से उसके लिए दिस रेस्टोरेंट इज बेस्ट ऑप्शन सो फार। क्योंकि मैं अभी आपको चीन के एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जा रही हूँ जहाँ पर पसंदीदा वेटर्स से, हरमीत वेटर से भी नहीं, वेटर्स से थप्पड़ खाने की अनोखी सर्विस जो है वो इन्होंने मुतारिफ करा दी है। और मुझे तो मज़े की बात ये लग रही है कि वो कितने ज़ोर ज़ोर से वेटर्स थप्पड़ मार रही है, और आगे आने वाले जो कस्टमर्स हैं वो शौक से और खुशी से थप्पड़ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद इन्होंने कभी ज़िंदगी में थप्पड़ नहीं खाया। खैर हमने तो बहुत खाए हैं, इन्होंने नहीं खाया, इसीलिए इनको बहुत शौक हो रहा है। खाना खाने के बजाय ये थप्पड़ खा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में आके। अंदाजा लेकिन आप अंदाजा लगा लेंगे ये बड़ा डिफरेंट है भाई। हाँ, लेकिन आप बात वही है कि भाई सामने डिमांड भी वही है कि हाँ उनके जो फेवरेट हसीना हो वो ही थप्पड़ मारे। हाँ। तो फिर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, तो फिर वही सीन हो जाता है। लेकिन बहरहाल आप अंदाजा लगा लें कि बड़ा डिफरेंट। और फिर हम थप्पड़ खाने वालों की तादाद अब कहा जा रहा है कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसीलिए लड़कियों की जो है वो कहीं ना कहीं सर्विस भी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि रेस्टोरेंट की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं पहले एक, अब बहुत सारी लड़की आ रही, क्योंकि थप्पड़ खाने वाले भैया ज्यादातर मर्द हजरात ही तो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। लेकिन हरमीत आप देखिए ना, ये अच्छा थप्पड़ भी मुफ्त नहीं है ना। आप तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है साहब। लेकिन यहाँ पे तो आपको प्यार और थप्पड़ दोनों के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर हम चीनी करेंसी की बात करें तो आपको पता है 300 येन, और उसके बाद 500 आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आपने थप्पड़ खाना है उसके लिए 300, और अगर अपने पसंदीदा वेटर से थप्पड़ खाना है तो उसके लिए 500। तो जनाब ये पैसे लग रहे हैं। लेकिन अब आखिरी बात ये है इस खबर की कि एक्स की अगर हम बात करें, यानी हमारे प्लेटफॉर्म जिसे हम पहले ट्विटर कहा करते थे, वहां पर जब ये वीडियो लगी तो उस वीडियो के लगने के बाद लोगों ने काफी तनकीद का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद वायरल तो खबर बहुत ज्यादा हुई। लेकिन अब रेस्टोरेंट मालिकान ने कहा है कि आप यहाँ सिर्फ खाना खाना आए, थप्पड़ की गर्ज से अगर आप आए तो थप्पड़ नहीं मिलेगा।
अंदाजा करें दुनिया कहाँ लात और किस मिलेगी। तरफ जा रही है। चले जी, आप सुबह सुबह अगर थप्पड़ नहीं खाना चाहते ना तो एक वेकअप कॉल अपने आप को दे, टाइम से उठे, टाइम से जाए अपने काम शाम पे और स्कूल में, और अपनी जिंदगी का हर दिन का अच्छे से आगाज करें, वरना थप्पड़ आएगा, कहाँ से आएगा ये नहीं पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है, ये खबर हमने पहले भी आपको दी है, लेकिन इसका फॉलोअप खबर ये है कि $14,000 लगाकर खुद को कुत्ते में तब्दील करने वाला ये शख्स, जिसकी खबर बहुत वायरल हुई थी हरमीत, अब उसने जनाब करा लिया। देखो अब ये कह सकती हैं। अंदाजा करो कि मतलब क्या ये सोच है इस शख्स की। लेकिन जनाब अब उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कराया कुत्तों का टेस्ट। वो मतलब इतने इस हद तक डाई हार्ट फैन कह सकते हैं या पेट लवर कह सकते हैं कि पहले इतने सारे पैसे लगवा के पूरा एक कॉस्ट्यूम बनाया, उस कॉस्ट्यूम में बिल्कुल अपने आप को फिट किया और एक कुत्ते सा जेस्चर दे दे के हर जगह तस्वीरें और वीडियोस बनाई। लेकिन उसके बाद उनका बुखार उतरा नहीं। उन्होंने कहा मैं टेस्ट भी कराऊंगा, बिल्कुल कुत्ता बनने की कोशिश की उन्होंने। तो वो जो उन्होंने भी टेस्ट कराया और 100% और टेस्ट हो गया फेल, और पास करने में वो हो गए नाकाम। तो पहले इनकी ये कुत्ता बनने की खबर और फिर कुत्ते का टेस्ट कराने की खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन वैसे आप अंदाजा लगा लें कि शौक और फिर इस किस्म का शौक कि भाई पहले तो उसने वो कुत्ता ही बना, तो कोई अब वो जो है वो मजीद कुत्तों के साथ कुत्ता मजीद 100% बनने की कोशिश में नाकाम हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अब कहा जा रहा है कि उसने बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग मजीद भी लेनी, और ट्रेनिंग ये लेनी है कि भाई हाँ दीगर जो कुत्तों हैं ये वाला कुत्ता जो है उसमें ज्यादा वो कोशिश करेगा कि दौड़ में या दीगर मुकाबलों में ये सबसे आगे आए। लेकिन बहरहाल शौक का कोई मोल नहीं, और इस किस्म का शौक का तो फिर अंदाजा लगा लें कि ये बुखार बड़ा अजीब सा बुखार है। अच्छा हरमीत, बुखार आप देखिए इस शख्स को ये बुखार भी था कि इसने पेट बहुत रखे और पेट डॉग्स बहुत रखे उसने। उसके बाद उसने कहा कि अब मेरा ना शौक पूरा नहीं हो रहा। लेकिन हरमीत वो बात वही है ना कि हम खबर दे रहे हैं आपको हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, लेकिन दरअसल खबर की इंटेंसिटी ये है कि जिसके पास बहुत पैसे है ना, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वही ऐसे शौक रखता है, वही ऐसे शौक पूरे करता है। यहाँ पे तो एक पालतू पेट रखना हो तो अपने खाना नहीं पूरा होता, तो पालतू पेट का खाना कैसे पूरा होगा। तो जनाब ये बेसिकली खबर उन लोगों के लिए जो वाकई इस चीज़ का शौक रखते हैं और उसके लिए खतीर रकम भी उन्होंने तैयार की होती है कि हमने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट रखना है तो उस पर पैसे भी लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। नादरा ऐसी गलती करे तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मर्द उस गलती को सही साबित कर दें। मैं आपको एक खबर देती हूँ। नादरा की वैसी तो छोटी छोटी मोटी मोटी बहुत ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हम हाईलाइट करते रहते हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ द न्यूज़, लेकिन नादरा ने ये गलती नहीं की, कारनामा ही कर दिया। उन्होंने कहा गलती क्या करनी है, कारनामा ही कर देते हैं। कसूर के शहरी के रिकॉर्ड में 3 बीवियां लिखनी है उसने, और वो पता कब चला मैं आपको बताती हूँ। बच्चों का आजकल बनता है बेफॉर्म, बच्चे बनाने के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए बेफॉर्म बनाने के लिए गए तो वहां पता लगा एक मामा नहीं है, 3 मामा है, और एक मामा के अलावा 3 मामा है, मतलब टोटल 4 मामा हो गई। और उसके बाद क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकती हैं। अच्छा आप स्टोरी कंटिन्यू फिर करना, लेकिन इस बेचारे की हालत इज़ार से आप अंदाजा लगा सकती हैं। हालत बिजार नहीं हुई। मैं आपको अगली बात बताती हूँ, उसके बाद आप कमेंट करना जरा इस पे। अब जनाब ये कसूर का जो शहरी है वो आगे से कितना मजेदार और तेज निकला है। उसने पता है क्या कहा, उसने कहा मुझे 3 बीवियां लाके दो, क्योंकि आपने 3 बीवियां लिखी हैं तो मुझे बताओ कि वो कहाँ है, मैं उनको ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, जाऊंगा, मिलूंगा। तो जनाब वो परेशान नहीं है, वो तो काफी खुश है। देखे तो सही इसको। हाँ। लेकिन एक और चीज ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस कसूर के शहरी का कसूर तो नहीं था कि 3 बीवियां, लेकिन अपनी असली वाली बीवी जो है वो भाग के चली गई है और कहीं मैके चली गई है कि हाँ ये छुप छुप के। आप अंदाजा लगा लें वैसे 3 बीवियां, एक बीवी जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं बल्कि वो पड़ोसन को बर्दाश्त नहीं करती, तो ऐसे में 3 बीवियां जो हैं अगर आपके खाते में पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये नादरा को अब ढूंढना होगा। कितनी बड़ी गलती आपने की है, किसी के घर में उसकी जो असली वाली बेगम है वो महके चली गई है, अब उसको मनाना भी पड़ेगा। तो वही नादरा वालों अब इसके लिए 2 बीवियां और मजीद लेके आओ, ये तलाश, क्योंकि नाम तो आपने दिए कि 3 बीवियां इस शख्स की। लेकिन बहरहाल बड़ी मजे की खबर है, हमारे नादरा से ऐसी गलतियां कोताहियां जो है ये अब नहीं बल्कि बरसों से हो रही हैं और अभी हो रही हैं। अभी बहुत सारे ऐसी हैं कि हजारों कोताहियां गलतियां हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये वाली जो गलती थी थोड़ी बहुत हंसाने वाली थी, लेकिन दिल दुखाने वाली भी थी, जो उसकी बीवी का दिल दुखा के वो मैके चली गई। लेकिन हरमीत देखिए ना, बंदा तो बेचारा फंस गया ना। अब आप ये देखिए कि बीवी नाराज होकर चली गई है। अब वो तो यही समझ रही होगी ना कि मेरा खावंद मुझसे झूठ बोल रहा है, और अब उस झूठ को साबित करने के लिए वो कहता है कि नादरा मुझे ये प्लीज। अब नादरा भी किसी खातून का नाम नहीं है, मैं डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। डिपार्टमेंट को जो है उसने ये कहा है कि प्लीज। हमारे यहाँ नादरा नाम होता है।
हाँ होता है बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि ये गलत ना समझ लीजिएगा। एक्चुअली हुआ ये कि अब वो कहते हैं कि अगर आपने ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है और अगर ये डाटा आपके पास मौजूद है तो प्लीज़ इस डाटे की मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे और मुझे साबित करें, ताकि मेरा एक घर जो बसा हुआ है वो तो लेकिन सोहा वैसे बीवियां तो मरते दम तक मर्द हज़ार पे शक तो करती रहती हैं, लेकिन इसमें नादरा का मामला आ गया, रिटन फॉर्म में आ गया तो शक तो पुख्ता हो गया भाई। हरमीत, आपने अपना दुख जरूर शेयर करना था सुबह सुबह, लेकिन चलिए आप अपना दुख नहीं शेयर कर रहे हैं, अपने जैसे मर्दों का अगर बात करें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सारे मर्दों को, तो आपने बात ठीक की है। खवातीन से गिला आपका बजा है। हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि ये शिकवे शिकायत और जवाब शिकवा ज्यादा हो जाए, हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस खबर है, क्योंकि हम उस जमाने में फाइनली आ चुके हैं जिसकी बात हम बचपन में किया करते थे। टेक्नोलॉजी होगी, टैक्सीज होंगी और एयर टैक्सीज होंगी और रोबोट्स होंगे ना, ऑल दैट ना, जो बड़े हम फिल्मों में देखा करते थे। लेकिन अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो खबर जिसके बारे में हम देखकर सुनकर ज़्यादा दंग नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जनाब चीन ने दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट जो है वो लॉन्च कर दिया है, जो कैन यू इमेजिन वो क्या करेगा हरमीत, एक सेकंड, एक मिनट की बात नहीं करी, दोबारा रिपीट करती हूँ, एक सेकंड में 150 फिल्म्स आप एक वक्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अब पॉसिबल बनाया है चीन ने। 3000 यूनिवर्सिटीज़, चाइना मोबाइल और हुआवे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनकी कोलैबोरेशन से मुश्तरका मंसूबा इन्होंने शुरू किया और जो कि जुलाई में मुकम्मल हो चुका है। और अब इस माह से जो है ऑनवर्ड इसको बाकायदा लॉन्च कर दिया जाएगा, कि जहां पर हम बड़ा परेशान हुआ करते थे हरमीत और देर से, लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली ट्रैवल करेगी, पूरी दुनिया में पहुंचेगी। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डिसमिस होता था तो फिर परेशानी की इंतहा पहुंच जाती है। आज भी वाईफाई डिस्कनेक्ट मतलब लाइफ डिस्कनेक्ट आजकल। लेकिन जनाब अब ये देखें, अगर हम देखें, चलो ये बहुत खुशी की बात है कि पड़ोस में है और पड़ोस से कहीं ना कहीं फ़ायदा हमें बहुत मिल जाते हैं और चीन फायदा हमें बहुत ज्यादा देता है, जाहिर बात है उसकी इकोनॉमी के हवाले से भी उसको फायदा है। लेकिन बहरहाल अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में वो 3G वाला सीन जो है वो भी नहीं है, फिर 4G वाला तो बिल्कुल आप अंदाजा लगा लें कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे कनेक्शन बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन आज का दौर जो है इंटरनेट जितना भी तेज होगा, जितना भी, क्योंकि डिजिटल दौर है और सारा कुछ डिजिटल ही हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जितना भी इंटरनेट फास्ट होगा तो आपके बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो सकते हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि चाइना इस पर बहुत तेजी से काम करे और मेरे ख्याल में इसका फायदा पूरी दुनिया को भी होगा और हमें इसलिए होगा कि हम तो पड़ोसी हैं, पहला हक हमारा है ना। हाँ, हमारा पहला हक बनता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, मैं आपको जो स्पीड उसकी बता दूं 1.2 टेराबिट्स, यानी अगर हम इसको ओवरऑल सेकंड्स में करें तो ये 1200 गीगाबिट फी सेकंड के हिसाब से आपका डाटा जो है वो मुंतकिल कर देगा। प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें और प्रोफेशनल्स के साथ साथ अगर हम सिर्फ गेमर्स की बात करें, वो लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जिनको इंटरनेट बहुत स्पीड से चाहिए होता है, आपको तो वो ज़माना याद होगा ना कि हरमीत कुछ रिसर्च करने बैठो तो पर वो बफरिंग ही होती रहती थी, गोल 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 वो घूमता रहता था और इस बफरिंग से हमारा सर भी गोल गोल घूमता रहता था। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से एक सेकंड आप इमेजिन करें कि क्या है, शुरू हो जाते थे। एग्जैक्टली। लेकिन अब चक्कर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें चकरा दिया है इस खबर ने कि एक सेकंड के अंदर जो है, कैन यू इमेजिन कि 150 फिल्में एकदम डाउनलोड हो जाएंगी। अब सेकंड्स की और नैनो सेकंड्स की गेम हो गई है, अब मिनटों से हम निकल आए हैं। तो आप भी एक मिनट लगाएं और अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट कर लें, वरना मौका नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है उन तमाम लोगों के लिए जो सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं। मना तो हम उनको नहीं कर सकते क्योंकि सुनते नहीं है कोई किसी की बात। अगर आप सिगरेट पीता हुआ किसी बंदे को देख लें तो ऑब्वियसली आप अपने सिवा कोई उसको इस पूरी दुनिया में कन्विंस नहीं कर सकता कि ये आपके लिए हार्मफुल है या आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है या ओवरऑल दुनिया की पोल्यूशन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिगरेट से जो होने वाली आलूदगी है उस पर अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। किस वजह से हो रहा है मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि आग सिगरेट की जो मेकिंग होती है नरमीत, उसमें जो इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है उससे जो आलूदगी आपके धुएं के जरिए हवा में पहुँचती है, उसकी सफाई सुथराई के लिए अरबों डॉलर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कि अभी करंटली से रिसर्च आई है, जो स्टडीज़ आई है उसके मुताबिक कि अभी सिर्फ ये अरबों डॉलर हैं। ग्रेजुअली जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले ज़माने में ये रकम जो है वो डबल भी हो सकती है। सिर्फ हमें अभी सफाई सुथराई की बात कर रही हूँ, मतलब ये सिगरेट के तमाम जो पिए जाते हैं और जो बचाव कुचा होता है, इसको ठिकाने लगाने के लिए बेसिकली जो रकम इस्तेमाल होती है और जो एक्सपेंडिचर्स लगते हैं, जो एक्सपेंसेस लगता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और उसके अलावा आलूदगी का वो तो आप बात ही ना करें ना कि मतलब आपके अंदर कितनी आलूदगी है। जितने भी सिगरेट्स पीते हैं और जब उनसे बात करो तो बड़ा जबरदस्त किस्म का लॉजिक होता है। मेरे एक दोस्त था तो मैं उसको कहता ना क्या कर बख्ता और बड़ी सिगरेट आप पीते हो, कहता है क्या होगा मुझे, ज्यादा से ज्यादा कैंसर होगा, दिल की बीमारी, तो छोटी
ऐसी बीमारियां होने दे तो बड़ी बात नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर और दिल की बीमारी छोटी बीमारी है। सो बहरहाल इसमें भी कुछ शक नहीं है कि कोशिशें भी बहुत सारी तंजीमें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सिगरेट, अब अगर अपने मुल्क की हम बात करें तो जो 12 साल के बच्चे हैं उनकी इतनी ज्यादा तादाद बन रही है और दिन डेली जो है ये तादाद कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। और एक तरफ तो हम पार्लियामान की तरफ बात करें, दीगर चीजों के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे सेनेट में सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की जो ऑनर है वो वहां पे बैठे हैं, तो कानून साजी तो वहां पे की जाती है। सो बहरहाल अल्लाह ही हाफिज हो सारे मामलात का। लेकिन बहरहाल माहौलियात की मामलात की अगर हवाले से बात करें, आलूदगी लिए अपने आप को जो बड़ा नुकसान है, आपके फेफड़े, आपकी सांस की तकलीफ, दीगर मसाइल, फिर जब आप आखिरी आयाम में कहीं ना कहीं कैंसर में, गले के कैंसर में मुब्तला होते हैं तो उससे और तकलीफ क्या हो सकती है। लेकिन बहरहाल कश तो लगाना है हमने। ओह माय गॉड हरमीत, ये सारे गम धुएं में उड़ाने के लिए आपको अगर लगता है कि सिगरेट आपका बेहतरीन सहारा है तो ये आपके मौत का सबब बन रहा है। ये गलत फहमी अपने दिल से और खुश फहमी अपने दिल से निकाल दें। एक आखिरी बात कि आप खुद तो नुकसान अपने आप को पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो कि पैसिव स्मोकर आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं, जो खुद सिगरेट नहीं पीते लेकिन धुआं जो है वो उनको यकीनी तौर पर नुकसान पहुँचाता है, उनके लंग्स को डिस्टर्ब करता है, तो उनका भी आपको ख्याल करना चाहिए, घर में ख़ास तौर पे और बाहर भी आपको इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना चाहिए कि सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप सोसाइटी का नुकसान भी कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं बिकॉज विद दिस डोज डेली डोज वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल सियासत में सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन अगर बात की जाए इनके लीडर की तो जब वो वतन वापस पहुंचे तो एक दो केसेस ऐसे थे जिनका साया उनके सर पर मंडला रहा था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतों से उन्हें ऑलमोस्ट जो है वो क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अब उनके रास्ते मजीद क्लियर हो गए हैं। कहते हैं कि आने वाले इंतखाबात में रास्ता बिल्कुल हमवार कर लिया है, लेकिन रास्ता किस दरवाजे तक जाता है, किस दरवाजे से होके जाता है, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, हम तो सिर्फ आवाम पर भरोसा करते हैं। तो उनकी इस बात का क्या मतलब है, इस पर हम बात कर लेते हैं। शहजाद सईद शीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड डे, शुक्रिया आपका। ईवान इक़्तिदार का रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन जैसे बारहा दफा उसको अपने किताब में बयान कर चुके हैं, वो अवाम की दुआओं से, मेहनतों से, काबिशों से और अवाम के रास्ते ईवान इक़्तिदार है। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, लाइटर नोट पे इस जो स्टेटमेंट है उससे पहले वाला हिस्सा ज़रा उसको भी इलैबोरेट कर दें कि गेट नंबर 4 पे क्या कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी नहीं हुई, क्या हम वहाँ से कभी नहीं गुजरे, ज़माना हो याद हो ना हो? देखिए, गेट नंबर 4 की तशरीह तो अब जरूरी कोई नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क को गेट नंबर 4 से वाकिफियत है अच्छे तरीके से और काफी सालों से, तो उसमें तो क्या रोशनी डाल दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा अवामी मामलात में और अवाम के साथ खड़ी है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और इक़्तिदार अवाम का और अवाम की दहलीज तक पहुंचाना चाहिए, जो कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहुंचाती है और जिसकी सजा भी भुगतती है। नौकरियों के हवाले से, आइन साजी, कानून साजी के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, के हवाले से, सदारती इख्तियारात महदूद करने के हवाले से, पार्लियामान के इस्तेहकाम के हवाले से और जमहूरियत के तसल्सल के हवाले से, ये सारी अवामी चीजें हैं। हमको बाकी चीजों में तो वी डोंट बिलीव। अगर हम बिलीव शीमा साहब, एक और चीज, इस सारी सूरत हाल में अगर हम सियासत की बात करें, माजत के साथ मैं ये कहूंगा कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, माजी में 2018 में जो चली आ रही थी, कहीं ना कहीं अवाम जो है वो जिस तरीके से शेरवानियों के बटन चूज किए जा रहे हैं कि हाँ ये वाला बटन होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों में अंदाजे बयां जो है मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हम मिनिस्टरों से बात कर रहे हैं एक पार्टी में। सर, तो अवाम भी यही सोच में मुब्तला है कि ये वो जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो जो हालात ने पहले तय कर चुके हैं सारी चीजें, तो फिर अवाम यही सोचती है कि हम वोट डालें तो किसको डालें, पहले से सारी चीजें हो गई हैं। सर, जो देखिए, जो तो शेरवानियों के बटन, कॉम्बिनेशन, कलर स्कीम्स, जूते, कुर्ता और वजारत, और आज से ही वजारतों के अपना उनका स्टेटस गुफ्तगू काम तक जा चुकी है, इसका जवाब तो उन्हें अवाम को देना पड़ेगा।
साका मादी के अदवार में वेरी अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सैड थिंग कि जब ये इंप्रेशन क्रिएट होता था कि शेरवानी ने पानी है, तो अवाम उसकी तरफ रुझान में चली जाती कि यार उन्होंने आना है तो चलो इन्हें ही वोट देते। अब इस दफा जॉन साहब मेरा ख्याल है कि शायद ये नेगेटिव में ना चला जाए उनके लिए, शायद। मैं फील्ड वर्कर हूँ, फील्ड की जो पल्स है वो इन सारे रसूमात को जो वक्त से पहले अदा की जा रही है, जो इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं, जो एक मैग्निफाइड इम्पैक्ट किसी शख्सियत का या किसी सियासी जमात का क्रिएट किया जा रहा है, पब्लिक में ये नेगेटिव में जा रही है। वो कहता है अब कोई नहीं आ लैंड दे थले वोटा से पै लैंड दे। चीमा साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं कि इसमें भी कोई शक नहीं है, जो आदाद शुमार हैं, जो सर्वे हम करते हैं, शायद बहुत लोगों को वो कबूल ना हो, शायद बहुत सारे लोगों को शायद टेलीविजन की स्क्रीन पर हम बोल भी ना सकें, लेकिन ये हकीकत है कि ये बहुत सारी चीज़ों के हवाले से साबिक जो आपके अपोजिशन लीडर थे वो भी कह चुके हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है ये वापस करा दो, ये जो है दीगर चीज़ें वापस करा दो। लोग के दिमाग नौजवानों के ख़राब किए पार्टी के चेयरमैन ने। सर, ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो है कल उनके हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि 8 फरवरी का दिन ही इलेक्शन होगा, लेकिन अगर कुछ हालात ज्यादा खराब हुए तो फिर मैं इलेक्शन डस्का की तरह करा के उसको मनसूख करके और मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, क्या लग रहा है कि एक तरफ तो परसों भी एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ने अदालत में जो है दरखास्त दी है और इलेक्शन को रोकने के लिए, और इलेक्शन की वो दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर भी की गई है, तो हालात आपको क्या लग रहे हैं? सर, जिस तरह से तो वेरी ऑनरेबल, बड़ी अहम जिम्मेवारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, लेकिन जिस तरह से वो चलते चलते अपनी बातें कर रहे हैं, ऐसे ही शायद वो चलते चलते इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। नॉट ड्यू रिस्पेक्ट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। सर, इतने बड़े अहम जिम्मेवारी के जो ओहदे मुकाम पे बैठे हो, वो तो ये सारी गुफ्तगू इंतहाई अहम गुफ्तगू, जिसपे आपके मुल्क की मईशत का, रियासत का, जमहूरियत का, अवाम का सारा बुनियादी मैंडेट खड़ा है, दैट इज इलेक्शन। तो उसकी गुफ्तगू ऐसे चहलकदमी के साथ से बेहतर होता कि अगर वो बाकायदा एक डेकोरम के साथ, एक पूरे निजाम के साथ, एक पूरे इसको क्या कहेंगे आप, रोड मैप के साथ बैठ के गुफ्तगू करते। ये जुमला भी बीच में बेशक डालते, लेकिन करते वो अपने रुतबे मुकाम के लिहाज से और पाकिस्तान के लिए इलेक्शन की अहमियत के लिहाज से। बाकी सर, एक्चुअली वो सर्विस तंगी दे रहे हैं। अच्छा सर, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन जिन्हें हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, आम आवाम की भी बात कर लेते हैं। एक तासुर आम आवाम समेत दीगर सियासी जमातों में पाया जा रहा है, वो ये है कि ताकतवर हलकों की सपोर्ट नून लीग को हासिल है, इसलिए वो आजकल सेंटर ऑफ अटेंशन है, प्लस इलेक्टेबल्स की तरजीह जो है वो नून लीग है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त जो आने वाले इलेक्टेबल्स हैं, आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या प्लान है? इस हवाले से आप लोग किस तरह से उतरेंगे इंतखाबात में? पहले मैं छोटी सी एक अर्ज कर देता हूँ कि साबका जब थी पंजाब में तो ज़िमनी इंतखाब हुआ था 18 सीटों पे इलेक्टेबल। तो इसी सारे ये जो अब एक फॉर्मेशन डेवलप हो रही है, पाइपलाइन में तैयार है, मंजर आम पर भी अनकरीब आ जाएगी। इसी सारी फॉर्मेशन ने वो ज़िमनी इंतखाबात लड़े थे और 15 सीटें पंजाब में ये हार गए थे आउट ऑफ 18। ठीक है, तो मैं फिर जाती तौर पे देख रहा हूं कि शायद आपके ये जो पहलवानों का आपस का कंसेंसस अरेंजमेंट, एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस फॉर द फ्यूचर, अपनी जात अपनी जमात के हवाले से फ्यूचर, नॉट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री या बेटरमेंट, उसके हवाले से शायद इसको फिर वही सूरत हाल शायद उनको सियासी मैदान में चित ना करते अवाम। और जब किसी भी सियासी फौज हो या सरहदों की हिफाजत करने वाली फौज हो, इतने जर्नैल जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर वो आमतौर पे वो सियासी जंग जीती नहीं जाती। तो मैं तो इसको बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ।
ठीक है शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और आपकी हरमीत वो 110% इसीलिए ठीक है क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, ग्रेजुअली जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, तो ये मंजरनामा रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहा है। लेकिन ये पिक्चर काफ़ी हद तक हरमीत क्लियर सिर्फ तभी होगी जब हम इंतखाबात की कैंपेन जो कि 15 से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी, या उसके बाद जब हम इंतखाबात के मंथ में जो है वो एंटर होंगे और फिर पता चलेगा कि चीज़ें किस तरह से इलेक्टेबल्स को लेके क्लियर होंगी, इंतखाबात को लेके, तारीख को लेके। जो बात आप कर रहे थे कि अभी भी एक एम्बिग्विटी पाई जाती है तारीख को लेकर, कहा जाता है कि होगी, इंतखाबात होंगे, तारीख आगे होगी या नहीं होगी या पीछे होगी, इस हवाले से हरमीत। सुहा, मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम है तो इसलिए मैंने सवाल भी करना था, पर एनी हाउ बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ज़राए हैं और बहुत ऐसे ज़राए जो इन सारी चीज़ों पर बड़े फोकस है और बड़ी खबरें वहाँ से ही निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन वो भी कहते हैं कि दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आते। हाँ। ऐसे में फिर क्या लाया मालो का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, दीगर जमातों का, इसमें भी कोई शक नहीं कि बानी चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ये बात कर रहे हैं, आम हल्कों में भी बात बड़ी। और फिर मौलाना साहब ने भी कहा कि ना मैं तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मैं न जा सकता हूँ, ना मैं वहाँ जलसा कर सकता हूँ, ना कन्वेंशन कर सकता हूँ, तो दहशत गर्दी की भी एक लहर है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसे में इशारा देती हैं कि कुछ मसाइल जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन चले ये पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी आने वाले चंद दिनों में। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर मैं चिन्योट का नाम लूँ तो आपको क्या याद आएगा? चिन्योट का ज़बरदस्त फर्नीचर। लेकिन इसके अलावा अगर सकाफती विरसे की बात करें तो एक के बाद एक ऐसे बहुत खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जिनकी हिफाजत हम नहीं कर सके। उनका क्या हाल है, क्या पुरसाने हाल है, वो ज़रा आप भी देखिए। एक रिपोर्ट है, जस्ट हैव अ लुक। में बनाए गए कदीम सकाफती विरसों और शाहकारों में से एक शाहकार उमर हयात महल भी है। शेख उमर हयात ने 1923 में 4 लाख रुपए की लागत से 14 मरहीद मुकम्मल तौर पर लकड़ी से 5 मंजिला इस महल को तामीर करवाया, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। उमर हयात महल में बनाए गए झरोके, सीढ़ियाँ, बालकनियाँ, तहखाना, दीवारें फने तामीर का अजीम शाहकार हैं, जिसकी शोहरत के चर्चे इंग्लिस्तान तक थे, जो आज भी कदीम सकाफती विरसा है। मगर बदकिस्मती से अदम तवज्जुही के बायस ये 5 मंजिला महल देखभाल न होने की वजह से जमीन बोस हो रहा है। इसकी 3 मंजिलें गिर चुकी हैं, बाकी मानदा 2 मंजिलें खस्ता हाली के बायस जमीन बोस होने के करीब हैं, जिन पर हुकूमती अदम तवज्जुही सवालिया निशान बनी हुई है। चिन्योट के एक मशहूर ताजर शेख उमर हयात ने 1921 से 30 तक इस 14 मरले पर 4 लाख रुपए की लागत से 5 मंजिला महल बनवाया। फिर दुख भरा मामला ये पेश आ गया कि उनके बेटे की बाप के मर जाने के 5 साल बाद यहाँ धूमधाम से शादी की गई। बस बदकिस्मती का ये हाल है कि वो अपनी शादी के अगले दिन, अपने ही वलीमे वाले दिन, उनकी मौत वाक़या हो गई। उनकी माँ ने अपने अकलौते बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी इसी गम में चल बसे। उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन किया। ये महल अपने रहने वालों का मज़ार बन गया। इसे गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया। इस सकाफत को फ़रोग देने के लिए इसमें लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया, म्यूज़ियम बनाया गया। सो ये अब शहर की पब्लिक लाइब्रेरी है और सेहती लिहाज से चिन्योट के सैर व सेहत का मरकज़ भी बना हुआ है। इस महल की तर्ज़ो तामीर की खूबसूरती इस बात से भी नुमायाँ अहमियत की हामिल है कि यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों की झलक नुमायाँ तौर पर देखने को मिलती है। ये बरे सगीर का 20वीं सदी का वो शाहकार है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिस पर फर्नीचर के माहिर कारीगरों ने लकड़ी पर मुनब्बत कारी करके इस महल को 4 चांद लगाए। हयात महल जो है ये खाली एक तहजीब पे नहीं बना हुआ, इस पर हर तहजीब दुनिया जहान की जो तहजीबें हैं, जो कल्चर है, वो मिला के मिक्स किया गया। जैसे यहाँ पे जो शीशे और ये टाइलें ये इटली से इम्पोर्ट करवाई गई थी। ये जो दरवाजे की हाइट है ये ब्रिटिश तहजीब की हैं, क्योंकि मुग़ल तहजीब में दरवाज़ों की हाइटें हैं वो कम होती थी। ये जो महराब बने हुए हैं ये मुग़ल तहजीब को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद यहाँ चाइनीज़ आर्ट है जो छतों पे है, ये रूफ के ऊपर। यहाँ पे ये हमारे से बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ये शीश महल बना हुआ है आगरा का। यहाँ पे ये सुंदरबन का महल बना हुआ है राजस्थान का, क्योंकि चाइनीज़ आर्ट है, चाइनीज़ कारीगरों ने काम किया, तो यहाँ दीवारें चीन भी बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पे विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता का। ये जो बाहर झरोके हैं ये झरोके इंडियन तहजीब को मद्देनजर रख के बनाए गए। चिन्योट का ये कदीम सकाफती विरसा उमर हयात महल मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ज़मीन बोस हो रहा है, जिस पर हुकूमती तवज्जो की अशद ज़रूरत है। कैमरा टीम के हमरा आमिर सदीकी, पब्लिक न्यूज़, चिन्योट।
रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन हरमीत जो लाइन सबसे ज़्यादा हिट की वो ये कि ये महल अपने ही रहने वालों का मज़ार बन गया। अब अगर ये मज़ार है और इसकी सोहा, कोई हिफाजत नहीं कर सकते। इस मज़ार, इस महल के हवाले से बात करें, बहुत सारे चीज़ें जो हैं इसके हवाले से आपने देखा, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने, और जो चीज़ें हमने इसके बारे में सुनी हैं वहाँ के लोगों से, मुकामी लोगों से, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में तरह तरह की किस्से कहानी भी मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बात से अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट की बात, हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट अगर सियासत से निकलेगी, अगर ये दीगर ड्रामेबाजों से निकलेगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चन्यूट का शहर सिर्फ लकड़ी फर्नीचर के हवाले से नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और ऐसी कब्रें भी मौजूद हैं जो गैर मामूली कब्रें हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ठट्ठा के इलाके में नजर आएंगी, वो आपको सिर्फ चन्यूट में नजर आएंगी। लेकिन हरमीत सबसे अहम बात है कि आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show और I'm just going to share a project with you guys, क्योंकि अगर हम चीन की बात करें तो एक के बाद पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चीन की तरफ से पाकिस्तान को 25 जो है वो लाइटिंग डिटेक्टर्स दिए गए हैं, जो क्या काम करेंगे, ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से काम करेगा, उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग ये है कि जो एरिया ये लाइटिंग डिटेक्टर्स जो है वो कवर करेंगे वो है कम से कम 100 मुरब्बा किलोमीटर, जहाँ पर बेशक इत्तला जो है बिजली, आसमानी बिजली गिरने की पेशगी इत्तला जो है वक्त से पहले दी जाएगी। ये इत्तला लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी और ये प्रोसीजर किस तरह से ड्राइव होगा, इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो है हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। सो आपने बात दुरुस्त की, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करें। जो सवाल आपने किया, तो हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में आज डीजी साहब मौजूद हैं, डीजी महर साहिबजाद खान जो हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और जो हम चाइना से ये जो आलात मंगवाए गए हैं, एक तो इसकी तादाद कितनी बनती है, फिर इसकी कीमत क्या है, और कौन कौन से शहर में अब आप लोगों ने ये नस्ब किए हैं, और इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए जी, ये एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ये एडवांस कंट्रीज़ जो हमारे हैं, चाइना या दूसरे अमेरिका, फ्रांस, या इन मुल्कों में काफ़ी ये इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन हमारे पास नहीं थी। खैर इसके लिए हमने चाइना से वो नेगोशिएशंस किए और उन्होंने हमें ये फ्री दिए हैं। 25 पहले तो एक लगा के हमने उसका तजर्बा किया कि जी क्या वाकया हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक चाइना ने भेजा, उसके साथ अपने इंजीनियर्स भेजे और इस्लामाबाद में हमने इंस्टॉल किया उसको। और उसके बाद जब हमें उसके रिजल्ट्स मिले कि जी 100 किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर नहीं बल्कि ये वो सर्कल में आप उसके कह सकते हैं कि जी 100 किलोमीटर सर्कल में आपको वो यानी आपको दे जाएगा कि जी यहाँ पे जनरेशन हो रही है लाइटनिंग के लिए, क्लाउड ऐसे बन रहे हैं जिससे गरज चमक होगी। अब गरज चमक के साथ क्या होता है कि जी जिस जगह पे हो रही होती है वहाँ पे जो है वो हवा भी तेज़ चल रही होती है, फिर उसके साथ ओलों का भी इम्कान होता है, और उसके साथ दूसरे भी यानी आप कह लें कि जी शदीद बारिश का भी इम्कान होता है। यानी उसकी हम इंटेंसिटी देख लेंगे, इंटेंसिटी से हम देख के तो फौरन अपने जो जिस इलाके में होगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी, फौरन हम वार्न करेंगे, आपको भी हम बताएंगे कि जी आप फौरन उसको अपने टीवी पे चला देंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हम बता देंगे और लोगों को भी बताएंगे कि जी इसके क्या नुकसानात क्या होते हैं, कि जी आम आदमी भी उससे सफर हो रहा होता है। अगर वही अपने आप को किसी ऐसी महफूज जगह पे ले जाता है तो उसकी बचत हो जाती है, उसके माल मवेशी जो है अगर उनको भी कर लेता है तो वो भी उसकी बचत होगी। दूसरा ये इसकी जो थेस्ट होती है ना, ये गरज चमक के साथ उसकी जो आवाज निकलती है उससे कई फसलें जो होती हैं वो भी मुतासर होती है। जैसे चने की फसल होती है, उसका जो दाना होता है उसको तकरीबन इतनी वो साउंड वेव्स जो होती हैं खतरनाक होती हैं कि उसमें सुराख पड़ जाता है। तो हम यानी ये बता देंगे लोगों को कि जी इस वक्त है, तो वो एहतियाती तदबीर। दूसरी बात जो है ना, सबसे ज्यादा जो है मैं एक और भी इसका फायदा ये होगा कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री वो काफी मुतासर होती है। यानी किसी जगह पे
पे अगर गरज चमक हो रही है तो हम चाहते हैं कि जी जहाज उस साइड पे ना जाए, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन उसको फिर बता देंगे। और एविएशन वाले जो है, यानी आपका पायलट या आपके जो सिविल एविएशन अथॉरिटी या दूसरे जो है वो एहतियाती तदाबीर कर लेंगे कि जी अच्छा जहाज डी को साहब, retract सॉरी फॉर कर इंटरप्शन, देंगे लेकिन या आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि इसके फायदे ये होंगे, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद मीडिया को अलाउंस किया जाएगा, वक्त से पहले बेश की इत्तला दी जाएगी, अवाम को आगाह किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, प्रिकॉशंस बताई जाएंगी। लेकिन अगर एरियाज़ की बात करें, आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने इस्लामाबाद में किया है, मेन स्ट्रीम सिटीज़ जो हैं उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये वाक़यात कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि टारगेट में जो एरियाज़ आ रहे हैं, जो सिटीज़ आ रहे हैं, वो कौन कौन से जहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसको नस्ब किया जाएगा? अच्छा, टारगेट एरियाज में जो होता है ना, ये हमारे जो हिली एरिया होते हैं, यहाँ पे डाउन ड्रिफ्ट या अप ड्रिफ्ट जो होती है ना, विंड्स की, वो बहुत ज्यादा हो रही होती है यहाँ पे, यानी वो जो है ना, हवा बहुत तेज या टर्बुलेंस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो हमने देखा है ना, तो हमारे ये जो सिंध के इलाका है, जो मिट्टी या इनके आसपास के इलाके, वहाँ पे काफ़ी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। और वहाँ पे अक्सर हमें जो इतलात मिल रही होती हैं कि जी वहाँ पे अक्सर अमवात हो जाती हैं, लोगों को पता नहीं होता। तो हमारे अब इसके लिए हमने 25 जो है ये लाइटनिंग डिटेक्टर चाइना से लिए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा। पाकिस्तानी रुपए में, और वो फ्री ऑफ कास्ट है, हमारे लिए फ्री ऑफ कास्ट है। डी साहब, एक और चीज, अच्छा, मैं इनको एक बात और बता लूं, जो इन्होंने क्वेश्चन किया था, 25 में से जो है सबसे ज्यादा हमने बलूचिस्तान में लगाए हैं। यानी बलूचिस्तान जो है आपका वसी एरिया है, यानी 100 किलोमीटर के हिसाब से हम देखते रहे कि एक जगह पे जिसकी लिमिट खत्म हो जाए दूसरी शुरू हो जाए। और एक लाइटनिंग डिटेक्टर ऐसा भी हमें मिला है कि जिसकी रेंज है 14,000 किलोमीटर है। यानी आप कह सकते हैं कि कई मुल्क, दूसरे मुल्कों की भी इस एक्टिविटी का हमें पता चल जाएगा। एक देखें, हम ये जो एविएशन इंडस्ट्री, इसमें हमारा मेट वाले जो होते हैं, जब हम रूट फोरकास्ट किसी जहाज को दे रहे होते हैं ना, तो उसमें एक टेफर बना के देते हैं कि जी टर्मिनल एरोड्राम फोरकास्ट किस किस जगह की क्या है। अच्छा। तो हम उसका रूट जब देखेंगे ना, तो हमारे पास इस लाइटनिंग डिटेक्टर से मिल रही होगी कि जी हाँ जी उसने मिडिल ईस्ट जाना है या यूरोप जाना है या फार ईस्ट में जाना है, तो उसकी डेस्टिनेशन पे भी हमें पता लग जाएगा कि जी रास्ते में इसको कहाँ पे टर्बुलेंस मिल सकता है, उसकी हाइट क्या होगी, तो अपना वो उस तरह मैनेज कर लेगा जहाज जो पायलट होता है। तो इसके यानी ये 25 जो हमारे पास आ जाएंगे, ये 25 इसमें एयरपोर्ट्स हमारे जितने भी होंगे इंशाल्लाह वहां पे हम लगाएंगे। और ऐसी जगह भी होंगे जैसे मिट्टी है, छोर है, इन इलाकों में भी बदीन है, वहां पे भी हम इंस्टॉल करेंगे कि हमारा वो एरिया जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है वो भी कवर हो जाए। सर, एक और चीज डी साहब, हमारे मेट के हवाले से जो मौसमियाती महकमा है, मुख्तलिफ खबरें जो आप फरमा रहे हैं कि हमें वहां से मिलती है और फिर कहीं ना कहीं इसके हवाले से बताएगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हमारे मुल्क में मेट का ऑफिस है जो काम कर रहा है, इसका मयार कितना किस तरह है, क्या उसी तरह है या थोड़ा सा कम है? और दूसरी बात, किसानों के हवाले से बड़ी मुश्किलात उनको सामना है क्योंकि सैलाब की तबाहकारी है या खुशहाली है, तो इस हवाले से आप कोई प्रोग्राम, कोई प्लानिंग या कोई ऐसी ऐप लेके आए जिससे किसानों को फायदा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। किसानों के लिए अब हमने एक ऐप बनाई है, किसान ऐप, जिसमें किसान को अपनी लोकेशन पे, यानी आप जिस जगह पे होंगे उस जगह पे आप अपना एंड्रॉइड या वो दूसरा मोबाइल जो है वो ऑन करेंगे ना, तो आपको ऐप के थ्रू उस जगह की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगले 24 घंटे का, एक घंटे का वेदर आपको हम बता देंगे, और आगे पूरे हफ्ते की भी फोरकास्ट हम आपको बता देंगे। फिर फोरकास्ट के साथ साथ हम आपको जो एलिमेंट्स भी होते हैं, बारिश है अगले वीक में, यानी 7 दिनों में है या नहीं है, वो भी हम उसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको बता देंगे कि जी क्या सूरत हाल होगी। और उसके अलावा विंड की स्पीड और डायरेक्शन भी बता देंगे कि जी इस जगह पे अगले घंटों में कितनी हवा चलने के चांसेस हैं। ये सारी चीजें, नमी का तनासब है किसान के लिए, हम और भी एवापो ट्रांसपरेशन है, उस पे हमारा एक 24 घंटे का जो है वो यूट्यूब चैनल होगा, उसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे साथ उसका भी, और उसको भी आप देख सकेंगे। देखें, इस चीज के पीछे जो है ना, हमारी इनडायरेक्ट जो है ना, हमारी ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका शेयर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी अगर जो है ना फसलें महफूज रहें
और हमारे किसान भाई, मैं खुद भी किसान हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं कहूँ ऐसे ही। मुझे फख्र भी है। तो ये सोच हमने डेवलप की कि जी लोगों को यानी 47,000 लोकेशंस हम पाकिस्तान में ऐसी बना देंगे जहाँ का वेदर वो पिक कर सकेगा और उसको पता चल जाएगा। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं कि जी बेसिकली तो देखा होगा कि जी इंग्लिश में लिखा था, लेकिन हमने उसको ट्रांसलेट उर्दू में भी किया और उसकी रीजनल लैंग्वेजेस भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी पठवारी है, आपके हिंद को है, पश्तो है, सारी लैंग्वेजेस में हम उसको कर रहे हैं ताकि जी हर, अब किसान में पढ़ा लिखा इतना नहीं होता, हम उसके लैंग्वेज तक उसकी वो प्यारी सी जो जुबान होगी उसमें वो उसको चीज मिल जाएगी। खूबसूरत बात आप कह रहे हैं सर। सोहा हमारी बड़ी इंतजार में। एक तो लाहौरी बेचारे सर्दी नहीं देखते, मुश्किल से लाहौर में सर्दी का दौरानिया भी कम हो गया है। इधर मरी का ट्रिप भी लगाना है हमने सर, वहां पे बर्फबारी नहीं हो रही, तो बता दीजिएगा सर, कोई खुशखबरी दे दीजिएगा। देखें जी मौसम में बहुत ज्यादा तब्दील हो गए। मैं अपना भाई से बात कर रहा था कि जी 86 में मैं MSc सेकंड पार्ट में था, तो हमने ये दिसंबर के पहले हफ्ते में ये मरी इस इलाके का टूर किया था, तो उस वक्त वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल थी। लेकिन अब कई सालों से मरी में दिसंबर में यानी स्नोफॉल बड़ी मुश्किल से ही है कि अगर सिस्टम आए तो। यानी क्लाइमेट चेंज आपका इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि जी आप बिल्कुल अभी पिछले दिन ये नवंबर का महीना जो है, मैं आपको क्या बताऊं कि ये एक तो अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो वो उसके हाईएस्ट यानी आपका वार्मेस्ट मंथ था, और पाकिस्तान में भी इसका रिकॉर्ड है कि ये 2.53 डिग्री सेंटीग्रेड ये एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर था। और 2023 जो साल है इसकी इंटेंसिटी भी जो है पहले 2016 था 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये पूरी दुनिया में जो इसका ट्रेंड देखा जा रहा है दिसंबर को शामिल करके हम जो देख रहे हैं, तो ये भी तकरीबन वार्मेस्ट ईयर्स ऑफ द आप कह लें कि ग्लोब का होगा, और इसमें तकरीबन जो चेंज देखी जा रही है 1.4 डिग्री नॉर्मल से पूरी वर्ल्ड के ऊपर। ये बताइएगा, हम जब बात करते हैं पूरी दुनिया की तो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की आप दोबारा से आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ही वो मुख्तलिफ दिखाई देती हैं आपको, माहौल हो, एनवायरनमेंट हो, मौसम हो। लेकिन ये बताएगा कि हम अगर स्पेसिफिकली ओजोन लेयर की बात करें या हम क्लाइमेट मौसमी तगैराती तब्दीली की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, हम कितनी जो चीज़ों से महफूज थे इन चीज़ों की वजह से जो कि कुदरती तौर पर हमें दी गई थी। पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं कि कितना हम पहले महफूज थे और अब कितना हम अनसेफ फील करते हैं इन सब चीज़ों के डैमेज की वजह से, आलूदगी की वजह से? देखें जी, ओजोन लेयर जो है हमारी एक अपर एयर में ऐसी एक लेयर बनी हुई है कि जी अल्लाह ताला ने उसको हमारी हिफाजत के लिए, यानी सूरज से जो आपकी वो खतरनाक केमिकल रेज आ रही होती हैं, वो जब इस लेयर से क्रॉस करती हैं तो वो महफूज हो जाती है। अगर वो डायरेक्ट आपको इफेक्ट करेंगी ना तो आपके जिस्मानी तौर पे या फसलों को बड़े नुकसान होते हैं। फसलों के लिए ये है कि जी वो रंग उसका तब्दील हो जाता है, पैदावार कम हो जाती है, और इंसानों के लिए अगर उसका ये है कि जी इफेक्ट उसका कि जी आपको जल्दी कैंसर या इस तरह की बीमारियां लगने का इम्कान होता है। क्वेटा में हमारा ओजोन का ऑफिस है, वहाँ पे 24 घंटे हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। सही। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने इस पर थोड़ा सा एक पेपर भी लिखा था, पाकिस्तान में इसका इतना इफेक्ट नहीं है। ये हमारे साउदर्न पोल या नॉर्दर्न पोल पे, चूंकि ये जो भी एमिशन हो रहा है वो फिर ट्रांसफर होता रहता है हमारे नॉर्थ या नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो हमारे पास हम नॉर्थ पोल के ज्यादा करीब है। आपने देखा होगा कि जी इसका इफेक्ट जो है हमारे नॉर्थ पोल में वहाँ पे वो ऐसी वो होल्स बन गए हुए हैं, यानी इसके केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो वो जो है वो खतरनाक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि एक ओजोन लेयर आपके ग्राउंड पे भी मौजूद है। ये फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। आप यानी एक तो सूरज में ऑक्सीजन O2 और O यानी मॉलिक्यूल और गैस फॉर्म में जब उन पे के ऊपर सूरज का जो असर होता है तो वो एक आपस में तोड़ फोड़ होके तो O3 बन जाता है और वो ओजोन होती है। अच्छा, वो चीज कहाँ पे आपको मिलती है? आप देखें जहाँ पे आपकी ये फोटोस्टेट मशीनें ज्यादा होंगी ना, तो वहां पे वो एक शोला सा निकलता है,
वो वहां पे अगर ये O2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है तो वो उसकी तोड़ फोड़ करके वो वहां पे भी ओजोन लेयर जनरेट कर देता परफॉर्म है। करता है। ठीक। अब उसके सेहत पे क्या असरात हैं कि जी आपकी आंखों पे असर उसका होता है और फिर आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। आप कभी किसी जगह पे ये नोट करें कि जो लोग इन पे काम कर रहे होते हैं होंगे ना, तो आप उनके साथ लेन देन करेंगे ना तो वो आपको फौरन सर वेरी इंटरेस्टिंग, आप जो बता रहे हैं उसको स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो काफी रिलेट कर रहे होंगे, बिकॉज हम भी इसको रिलेट कर रहे हैं। लास्टली जरा ये बता दें कि अगर हम इन 25 लाइटिंग डिटेक्टर्स की बात करें जो कि बाकायदा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसकी कंप्लीशन टाइम क्या है, कब तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा? और जी कंप्लीशन हमारे पास सारे आगे हुए हैं। हमने ये जो है ना, कल तक मैंने ये सारे जो है अपने जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है वहाँ तक पहुँचा दिए हुए हैं। पेशावर भी आज पहुँच जाएंगे, लाहौर कल पहुँच गए थे, कराची भी हम 2-3 दिन बाद मैं खुद एक मीटिंग पे कराची जा रहा हूँ तो वो मैं भी अपने साथ ले जाऊँगा, और क्वेटा भी इंशाल्लाह। तो वहाँ पे हमारी टीमें हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दे दी हुई है। हमारे जो इंजीनियर्स हजरात हैं उनको हमने ट्रेन कर दिया और वो वहाँ पे उसको लगा देंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जी दिसंबर के महीने में इनको हम कंप्लीट करके फिर जहाँ जहाँ लोकेशन है उसको हम अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, तो वो हमें डाटा प्रोवाइड करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जबरदस्त जी। हाँ। जी हरमीत। जी अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि फिर दोबारा ब्रेक शोहर आके और मैं सवाल कर लूं। सर एक और चीज, अगर हम मेट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कई दफा मैं वहां पे आ चुका हूं, आप जैसे बहुत ऐसे लोग हमने देखे कि बड़े और कहीं ना कहीं PhD स्कॉलर्स वगैरह जो है वो भी हमें काम करते नजर आते। क्या वजह है सर कि अब कितने PhDs आपके पास रह गए हैं? कहीं ना कहीं बहुत सारे छोड़ के जाने, इसकी क्या वजह है? नहीं छोड़ के तो देखे, अब जो बंदा है ट्रेनिंग करके आता है, PhD करके आता है, तो हम कहते कि जी वो ठीक है मेट में, लेकिन ये है कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, लेकिन उनको भी सर्विस करनी चाहिए इधर। अभी भी हमारे पास PhD हजरात की काफी तादाद है और आने वाले वक्तों में भी हम उनको भेजते रहेंगे। ये तो देखें ना, एक बहुत बड़ी साइंस है मेट जो है, ये आप कम्बिनेशन ऑफ आप कह लें कि जी सर एक और सवाल ऐड कीजिएगा, फिजिक्स, स्टैट, मैथमेटिक्स, सारी यानी सबका कम्बिनेशन ये एक बन जाता है। इसमें जियोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है, स्पेस साइंस भी इन्वॉल्व होती है। तो ये चीजें जो है ना वो सब चाहते हैं कि जी हमारे पास स्टेट, और अब अभी इसी चीज का असर है कि जी हमारी, आप देख ले, मैं नहीं कहता कि जी आप लोग अब पहले की निस्बत देखते होंगे कि काफी बेहतरी है हमारी फोरकास्ट में, और ये इन लोगों की डेडिकेशन या उनकी मेहनत की वजह से। जी साहब एक और चीज, अगर हम मसनूई बारिश के हवाले से, आपको याद होगा लाहौर में बड़े बुरे हालात स्मोक के हवाले से, जिस साउथ पंजाब की बात करें, दीगर इलाकों के हवाले से बात करें, मसनूई बारिश की बड़ी खबरें हम सुनते हैं, 3-4 साल से हमने सुनी है, वज़ीर आला भी आ जाता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं होती नहीं और कुदरती तौर पर हो जाती है। सर ये अगर होती है, तरीकाकार क्या है, फिर इस पे कितनी लागत आती है और इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो किस तरह इसको मुमकिन बनाया जाता है? ये भी देखें जी, एक्चुअली होती ये चीज़ है कि जी आपके पास बादल हैं, तो हमने उन बादलों की जो है वो थ्रू द न्यूक्लियस जो उसके अंदर होता है वाटर ड्रॉपलेट के, वो हमने इंड्यूस करके उसको इन्हांस करना होता है कि जी वो बारिश थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये इसके एक्सपेरिमेंट तो हमने 2000 में किए थे, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्राउट थी और एक्सपेरिमेंट हमारे, अच्छा इसमें मुख्तलिफ जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में जो बारिशें होती हैं वार्म क्लाउड के साथ, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं ये क्लोराइड या एक सिल्वर आयोडाइड का, सब तो दोनों सीजन्स में करते हैं। तो वो स्प्रे होता है, आपके पास एक सेस्ना या इस किस्म का जहाज होना चाहिए जो उसके ऊपर बादलों के चला जाए और वो स्प्रे करे, और वो न्यूक्लियस एक्चुअली जो होता है वाटर ड्रॉपलेट का, उसको वो पैदा होता है और वो अपने गिर्द जो है वो ज्यादा बना लेता है वाटर ड्रॉपलेट्स, और जब उनके साइज इतने ज्यादा ग्रो हो जाते हैं तो वो थिक क्लाउड्स की शक्ल में होके वो नीचे वो आप जैसे आम बादल बरसते हैं वो बरसते हैं। इससे काफी ज्यादा बारिश भी हो सकती है। इसकी लागत अब काफी ज्यादा है। अच्छा, फर्ज करो जी जब जो सिल्वर आयोडाइड से करेंगे तो वो तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बेनिफिट काफी ज्यादा है। अब मैं आपको अब क्या बताऊं कि मैं एक जिम्मेदार हूँ। आजकल अगर मैं अपने एक खेत को एक पानी लगाऊं ना, तो वो उसको
थ्रू ट्यूबवेल जो या जो कुछ है उस पे 4000 एक घंटे का तकरीबन खर्चा आता है। अब अगर एक खेत या ये तो कई मुरब्बा किलोमीटर में होगा तो वो खर्चा तो एक जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी लागत की वजह से हम जो है पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात तो बहुत की गई थी, लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते बिकॉज हमने इंतखाबात भी कराने हैं, तो चीज़ें मिक्स होगी तो बारिश हो जाएगी, फिर इंतखाबात पे भी पानी फिर जाएगा, तो हम ये फिलहाल नहीं करा सकते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन है। ऑल्दो कि जो भी क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स जो है उससे बचने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में, और उसकी अशद ज़रूरत भी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आती हैं, बहुत सारी सौगात ऐसे जो कि थ्रू आउट ईयर हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन हरमीत हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुअली नहीं बल्कि एकदम स्विच कर जाते हैं। मतलब डिनर की अगर बात करें तो सूप से शुरू होते हैं, मछली पे जाके हमारी जो है वो ख़त्म होती है बात, और उसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो एक के बाद एक हम पंजीरी घर में बन रही होती हैं, पिनियाँ घर में बन रही होती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ सर्दियों के तोहफे के तौर पर हमारे घर वाले हमें पेश करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, अगर हम बात करें सर्दियों में बैठ के किन्नू और माल्टे खाने की, तो ये भी एक रिवायत है हमारे सर्दियों की। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम कितना मुतासर होता है कि 9 महीने की गर्मी के बाद एकदम जब हम इन गर्म चीज़ों पे स्विच कर जाते हैं तो इसको बैलेंस कैसे करना है। इस पर बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद, टिप्स आपको हम देंगे कि अगर आपने खाना भी ये सारी गर्म चीज़ें और जो सर्दियों के खाने हैं तो कैसे खाने हैं। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर जोहा सुहेल हमारे साथ हैं, माहिर ग़िज़ायत हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा हकीम नियाज़ अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तिब हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। हकीम साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम चले स्नैक्स से शुरू करते हैं। खाने पे हम आते हैं, खाने का तो चले हमें पता है। स्नैक्स में आपको पता है कि घर में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, पंजीरी हो गई, पिनियाँ हो गई, और इसके अलावा ऐसे हम चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर सादे भी हम ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमें बैलेंस रखना चाहिए, कितनी मिकदार लेनी चाहिए इन चीज़ों की सर्दियों में ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे जिस्म की ज़रूरत क्या है। हमारे जिस्म को हरारत की ज़रूरत तो बहरहाल सर्दी में ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो हरारत उसे कंज्यूम करने के लिए हमें जो लिक्विड है वो भी साथ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आपने देखा कि खालिक़े कायनात ने इस मौसम में मौसमी, किन्नू, ये माल्टे वगैरह, क्योंकि इनमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ गाजर है, मूली है, शलजम है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें 80% तक पानी होता है। तो जब हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या स्नैक्स वगैरह, जिस तरह आपने पंजीरी की बात की है, पिनियों की बात की है, क्योंकि उनमें ज़्यादा चकनाइयाँ होती हैं और वो हज़म थोड़ी सी उनमें क्योंकि वो सकील होती हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम उनके साथ किनो जूस है, इस तरह मौसमी का जूस है, गाजर का जूस है, या फिर जो सब्ज़ियां हैं मूली, शलजम, गाजर, बंद गोभी, इनको आप स्टीम करके इनका इस्तेमाल करें, ताकि वो जितनी वहाँ से हरारत ज़्यादा हो, उसके साथ साथ आपके अंदर जो वाटर इनटेक इतना होना चाहिए कि वो आपस में उनका जो तवाज़न कायम हो सके। अच्छा, ये पानी वाली इनटेक की जो आप बात कर रहे हैं ना, जोहा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे आप ये बताएं कि ऑब्वियसली सर्दी में वैसे तो कहा जाता है कि गर्मी में भी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये, इंक्लूडिंग मी, कि हम भूल जाते हैं। सर्दियों में तो खासतौर पर बिल्कुल इसकी हमें डेफिशिएंसी फील होती नहीं है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए अपनी बॉडी को, खासतौर पर सर्दियों में? तो हाँ, सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि सूप्स का इस्तेमाल करें, कहवा जात का इस्तेमाल करें। सूप्स का देखिए 2 फायदे हैं। एक तो टेम्परेचर बॉडी का गर्म रहेगा, ठीक है, इसके थ्रू बॉडी के अंदर पानी जाएगा, साथ में चिकन जाएगा, सब्जियां जाएंगी, जिससे कुव्वत मुदाफित भी बेहतरीन रहेगी। तो सूप्स का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, और कहवा जात का इस्तेमाल करें। इन 3 चीजों के इस्तेमाल से आपकी बॉडी का जो इम्यून स्टेटस है वो भी अच्छा रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, और बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी भी नहीं हो पाएगी। तो ये 3 चीजें बहुत बेहतर हैं। अकीब साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम देखें जो सोहा ने सवाल किया, जाहिर बात है हमारे घरों में माएँ जो होती हैं उनको बड़ी फिक्र होती है कि पुत्र को ठंड ना लगे, बेटे को ठंड ना लगे, फिर वही पंजीरियां, गरम गरम चीजें, बड़े मजे मजे की चीजें। अभी ज्यादा बात करूंगा तो फिर सोहा की पानी आ जाएगा। सर, ये कितना जरूरी है, या ये अक्सर हमें जो है रात के वक्त पेश की जाती है कि खा लें भैया,
यही टाइम है। तो क्या ये खाने का जो टाइम है रात के वक्त ये दुरुस्त है या ये दिन को खाने चाहिए? फिर अगर खाने चाहिए तो मिकदार क्या होनी चाहिए? हमारे ख्याल में तिब की रूह से जो इस तरह की हैवी चीज़ें होती हैं, जो देर पा हजम या शकील किस्म की चीज़ें होती हैं, इनको मॉर्निंग में लेना चाहिए, क्योंकि दिन में हम फिज़िकली वर्किंग में आ जाते हैं, तो इसके साथ साथ हमारी जो ये जिस्म की जो कंज्यूमिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है। डाइजेस्ट करने में रात आसानी को होती जब है। आप ये लेके खा के सो जाएंगे तो उससे आपको जिस तरह के आजकल हमारे स्टमक भी डिस्टर्ब हैं, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं मैदे के, तो इस लिहाज से ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करेंगे। तो बेहतर यही है कि ये खाली पेट सुबह लेके इसके साथ नीम गर्म दूध पिया जाए, या आप कोई भी कहवा ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ताकि वो सारा दिन जो उसकी एनर्जी है आप उसका इस्तेमाल कर सकें और उसकी जो अजाफी चकनाई है वो कंजप्ट होकर आपके लिए कोई मसला पैदा अच्छा देखिए, न हम कर बात सके। भी तो सर यही कर रहे हैं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने बेहतर रखना है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है। डॉक्टर जोहा, आप मुझे बताएं कि व्हेन इट कम्स टू हाइड्रेशन ना, तो आपने कहा कि ठीक है सूप का इंटेक करें और आप जो है बाकी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो आपको पता है सर्दियों में हम ये चीज़ें भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीजनल होती हैं, सिर्फ सर्दियों में होती हैं, तो आप उस हवाले से क्या सजेस्ट करती हैं कि इन चीज़ों का इंटेक किस वक्त में, किस तरह से और कितनी मिकदार में करना चाहिए? ठीक है, सोहा इस तरह से कि सर्दियों में बेसिक गोल ये है कि हमने बॉडी का टेम्परेचर गिरने नहीं देना। हाँ। जब बॉडी का टेम्परेचर सर्दी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गिरेगा तो बॉडी के अंदर बुखार के सिम्टम्स आते हैं, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सर्दियों में इंपॉर्टेंट ये है कि आप जड़ों वाली सब्जियां खाएं, जिनको हम रूट वेजिटेबल्स कहते हैं। रूट वेजिटेबल्स में हमारे पास शकरकंदी है, हमारे पास गाजर है, हमारे पास मूली है। इन चीज़ों का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रा ज़्यादा करें, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, उसको गिरने नहीं देती, सर्दी के साथ साथ उसको गर्म रखती है। सो इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल आप सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लें और कोशिश करें कि आप दिन के हर पहर में इनको खाएं। नाश्ते के टाइम पे भी कंज्यूम करें, दोपहर में भी खाएं, रात के टाइम पे भी कंज्यूम करें, लेकिन अगेन मॉडरेशन के साथ। ये ना समझे डॉक्टर साहब, एक और चीज अगर हम देखें, आपने आसपास देखे होंगे खासकर आजकल के नौजवानों में, पहले तो हम जो है अम्मा अब्बा के डर से कुछ खा पी लेते थे, लेकिन आजकल के थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं यार सूप वाले करी वाला खाना जो ऐसे दूर, हमें माफी दे दो भैया। ऐसे में आपको पता है तिक्का बोटी है, फिर वो मसाले वाली वो फिश आ गई है, उसके ऊपर लेमन छिड़क के खाना है मैंने, तो वो जो पानी की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो उसको फिर अगर वो शोरबे वाला खाना नहीं खाते, सूप नहीं पीते हैं, तो फिर क्या ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ी सी बेहतरी हो? अगर वो कहते हैं कि आप मूली खा के डिगार आने ने भैया महफिल में बैठ नहीं सकते, उसके लिए बेहतर ये है कि आप संतरा जैसा ऑरेंजेस हैं, अगर आप जूस नहीं पी सकते, आप फ्रूट्स खाने शुरू कर लें, ऑरेंजेस खाएं, आप नींबू पानी पी लें, आप नींबू इवन अपनी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर स्प्रिंकल करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी रिकमेंड ये करती हूँ कि आप जूसेस अगर बेहतर है ना पिए, आप बेहतर है कि होल फ्रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उसके अंदर जो मौजूदा और न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। जूस बनाते हुए बहुत से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब आप पूरा एक फल खाते हैं उसका फाइबर है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं जो ड्यूरिंग जूस प्रोसेसिंग निकल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि सर्दियों में भी आप ऑरेंजेस कंज्यूम करें, और एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो दिन में 3 से 4 ऑरेंजेस खा सकता है। लेकिन यहाँ पर शुगर के पेशेंट्स आ जाते हैं, वो दिन में कोशिश करें कि वो 2 ऑरेंजेस के ऊपर हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं, वो कोशिश करें कि वो 4 से 5 खाएं ऑरेंजेस, उनके लिए ऑरेंजेस बहुत बेहतर है। इसी कंजम्पशन से उनका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। तो आप ऑरेंजेस अच्छा वैसे ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन चलिए हमने स्नैक्स की बात भी कर ली, हमने फ्रूट्स की बात भी कर ली, सब्जियों की बात भी कर ली, चलिए जी अब डिनर की बात कर लेते हैं। और सर्दियों की रात हो, हल्की हल्की स्मोक हो, बल्कि आजकल तो स्मोक ही होती है, फोक तो होती नहीं है खैर, लेकिन आपने मछली खानी है, अब वो बारबेक्यू हो, वो फिंगर फिश हो, या वो डीप फ्राई हो, और उसके बाद फिर हमने अच्छा खासा एहतमाम किया होता है हर चीज़ का, साथ नान भी है, चटनियाँ भी, और रात को हमने डिनर ही करना होता है। कि सब आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये चीज़ें खाने से भी हम, जो मैंने फील किया, श्रिम्प्स खा ले, प्रॉन्स खा ले, फिश खा ले, बहुत प्यास लगती है इसके बाद, तो उसे आपने किस तरह से मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है उसको? देखें, इसका ये बेहतर हाल तो यही कि आप इसका पानी जितना आपका जिस्म मांग रहा है, जितनी आपकी ज़रूरत है वो पानी पिए। लेकिन इससे हट के अगर हम ये चीज़ें खाने के बाद सौंफ, ज़ीरा और छोटी इलायची का अगर हम कहवा बना के पी लेंगे, यानी आप एक चुटकी सौंफ लेते हैं, एक चुटकी ज़ीरा सफ़ेद और 1-2 छोटी इलायची पानी में पका के पी लेते हैं, उससे आपकी जो प्यास की हिद्दत है या जो शिद्दत है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह जो है सर इद्दत की बात आप कर रहे हैं, इद्दत के मसले बड़े चल रहे हैं सर। ऐसे में आपकी बात जो शिद्दत तक आ जाते हैं सर, आप बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को खाना है,
हाय। तो ऐसे में सर हम ये भी देखते हैं कि फिर कहीं ना कहीं गिला शिकवा भी करते हैं कि खट्टे डिकार आ रहे हैं, आजमा नहीं हो रहा है, दर्द हो गया भाई आधी रात को। सर क्या किया जा सकता है? खाना तो है, रब दी सब उन्होंने खाई है कि मैंने खाना है, छोड़ना नहीं है। सर ऐसे में फिर क्या ऐसी चीज ली जाए कि कम से कम हाँ राहत आराम से गुजरे? फिर देखिए, इसका बेहतरीन हाल ये है कि रात का आपने खाना खा लिया तो अदरक का कावा बना के पिए। आप 1 ग्राम अदरक लें, उसमें कि चंद दाने मेथरे के डाल लें और उसको पानी को पका के उसमें एक जो साशे वो ग्रीन टी का डिप करके उसका इस्तेमाल करें। उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, आपकी डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगी, आपको डकारों वगैरह से भी इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। क्विक सा रेमेडी हल बता दिया है कीम साहब ने कि आप मछली खाएं, लेकिन उसके बाद ये करें। डॉक्टर ज़ोहा मुझे ये बताएं आप कि आप रेस्टोरेंट जाएं तो भी दिल करता है आप प्रॉन्स भी खाएं, श्रिम्प्स भी खाएं, मछली भी हर किस्म की होनी चाहिए। आप क्या समझती हैं उसके साथ, क्योंकि तासीर गर्म है ना इस खुराक की, हम ठंडी कोक पी लेते हैं, फिर हमें लगता है ओ माय गॉड गरम गरम पिया, कोई बात नहीं ठंडी कोक पियेंगे ऊपर सब ठंडा हो जाएगा। साथ क्या इंटेक होना चाहिए अगर आप डिनर में सब कुछ ले रहे हो, साथ क्या खाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली चीज़, अगर आप डिनर में भी कंज्यूम करें, जैसे ये बॉडी में जाते हैं तो ये बॉडी का टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, गर्म ठीक है, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना, आपने ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी है। एक हेल्दी इंडिविजुअल एक हथेली के साइज जितना फिश का पीस खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम। हरमीत तो इतनी नहीं खाएगा, आप खुद सोचें ना कैसे ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये बात तो एक है ही है, लेकिन हम रिकमेंड पहले ये करते हैं कि आपने खाना इतदाल में, अगर इतदाल में नहीं खा रहे तो आप उसके साथ लेमन का इस्तेमाल लाजमी रखें। That's the point। अच्छा, आप लेमन का इस्तेमाल रखें, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल लाजमी रखें। इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। सब सर्दियों के वैसे तो ठीक रहता है, बॉडी में एकदम से इतनी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ठीक है अगर वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है तो। ठीक है डॉक्टर ज़ोहा, थैंक यू सो मच। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते ना सर्दियों के मुश्किल से 2 महीने मिलते हैं हमें, और इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें कर लें। क्या टिप देंगे सर्दियों में खाने के हवाले से क्विकली? देखें, इसके लिए ये बड़ा अच्छा माहौल और मौसम होता है, वो लोग जो खाने के रसिया होते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें आपकी जो क़ुव्वत जाज़बियत है, मैदे की हाजमा बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से आप जैसे हमारे घरों में ये पिनियाँ हैं, अलसी की पिनियाँ हैं, चावल की पिनियाँ हैं, ख़ासकर अगर अलसी की पिनियाँ बनाते हैं तो अलसी जो है ये एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है, एंटी यूरिक एसिड भी है। तो ये आपके जो दूसरे मसाइल हैं ये उनको भी साथ कवर करेगी। आप इसमें 1 किलो अलसी को ज़रा भून लें, उसमें 2 किलो भुने हुए चने मिक्स करके, इनमें कोई अपनी हस्बे कहते ज़ौक़ आधा किलो पाव बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, इसमें अखरोट डालें, इसमें किशमिश डाल लें, इसमें तिल डाल लें, इसमें आप नारियल डाल के तो गुड़ 1.5 किलो गुड़ का जो है शीरा बना के ना उसकी चाह जो है उसमें ये सारी चीज़ें डालें, और उसमें आप देसी घी डाल लें। अगर आप उससे कभी बनाओ तो गिफ्ट कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से आप बता रहे हैं। इसकी बातें मैं आपको बताती हूँ, हरमीत आपके ना होने का नुकसान है। आपको पता है आज ये जो पिनियों की पूरी रेसिपी बता रहे हैं ना हकीम साहब, और बता रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स है, वो सारा कुछ बना के भी लेके आए हैं। मैं तो खाऊंगी और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप सब नहीं, मुझे यकीन है हकीम साहब मुझे पार्सल बल्कि मेरा ख्याल है इनको दिखा के खाएं, जरा इनके मुंह में पानी सर। मेरे ख्याल से मेरा स्टूडियो में जरा दूर पड़ी हुई है, हम इसके बाद चाय पीते हैं ना आराम से बैठ के, फिर उसके साथ खाएंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर ज़ोहा आपका बेहद शुक्रिया कि आपने भी आज दी हैं। ऑल दो के सर्दियों में एक गिला खवातीन और मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम मोटे हो गए हैं, पता नहीं बिला वजह क्यों। करना क्या है, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करना है। मछली खाएं, सूप पिए, जो दिल में आता है करें, सिर्फ कोशिश ये करें कि आपने पोर्शन को कंट्रोल करना है ताकि सर्दियाँ अच्छी गुजर जाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने तो आप फिट लगे। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। आपसे अब मुलाकात करेंगे मंडे को नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।